हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में सांख्यिकीय विधियों के अंतर्गत, स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम जो ये वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं, जो कि डाटा एनालिसिस और रिसर्चेस में काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एमएड के और साथ एमए एजुकेशन के स्टैटिस्टिक्स के जो पार्ट होता है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये हैं हमारी। और आज हम अपनी इस वीडियो में प्रतीप गमन और पूर्व कथन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम रिग्रेशन एंड प्रिडिकेशन के नाम से भी जानते हैं। रिग्रेशन और प्रिडिकेशन क्या होता है इस वीडियो में आज हम समझेंगे और इसके संबंध में हर एक पहलू को समझेंगे और उसके बाद उन पर किसी चर के संबंध में रिग्रेशन इक्वेशन और प्रिडिकेशन के बारे में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके एमएड के विद्यार्थी हैं या एमए एजुकेशन के विद्यार्थी हैं या फिर ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके कोर्स में स्टैटिस्टिक्स को शामिल किया गया है, रिसर्च में शामिल किया गया है, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। और आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं प्रतीप गमन और पूर्व कथन क्या होता है। तो पहले हम इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पूर्व कथन, प्रिडिकेशन, अंग्रेजी में प्रिडिकेशन, यानी कि किसी भी परिस्थिति या किसी वस्तु के संबंध में या किसी चर के संबंध में भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही अनुमान लगा लेना प्रिडिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम किसी भी चर के लिए या किसी वस्तु के लिए भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान पहले कैसे लगा पाएंगे? क्या ये कोई भविष्यवाणी है? तो ऐसा हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये एक भविष्यवाणी है, लेकिन एक गणना पर आधारित भविष्यवाणी है, जो कि एक गणितीय गणना के आधार पर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान पहले ही लगा लेते हैं और यही पूर्व कथन कहलाता है। किसी एक वस्तु या किसी एक परिस्थिति के लिए अनुमान लगाया जाता है। अब यह अनुमान लगाने के लिए किस तरीके का या किस सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रतीप गमन। ठीक है, या रिग्रेशन। ठीक है, तो रिग्रेशन या प्रतीप गमन वह विधि है, वह तरीका है जिसके द्वारा हम किसी चर के संबंध में भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान पहले ही लगा लेते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम थोड़ा टेक्निकली समझें कि किस तरीके से ये अनुमान लगाया जाता है। हम जाहिर सी बात है कि हम सांख्यिकी में यहाँ पर कि चरों की बात करते हैं और एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास कोई चर x है और कोई दूसरा चर y है, ठीक है, यदि x चर के ज्ञात होने पर और इसी x चर के आधार पर इसके मान का ज्ञान होने पर यदि हम y चर के संबंध में कोई भविष्यवाणी कहते हैं तो ये y चर का पूर्वानुमान या पूर्व कथन कहलाएगा। ठीक है, और इसके लिए y का प्रतीप गमन हमें चाहिए। y के लिए प्रतीप गमन हमें या y के लिए रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन जो है हमें प्राप्त करनी होगी। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है इसको हम आगे अपनी इसी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सांख्यिकी में जो प्रतीप गमन शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। रिग्रेशन जो ये शब्द है प्रतीप गमन, इसका प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने अपने रिसर्च में इस शब्द का उपयोग किया। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पर x चर के आधार पर y का अनुमान लगाना या y चर के आधार पर x का अनुमान लगाना। यही जो है प्रतीप गमन विधि द्वारा किया जाता है, जिसका अनुमान लगाया जाता है, यानी उसको हम उस चर का पूर्व कथन कहेंगे। अर्थात x के आधार पर अगर y का अनुमान लगा रहे हैं तो ये y का पूर्व कथन
कहलाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है ना, तो प्रतीप गमन का अर्थ यह है कि हमारे पास जब दो या दो से अधिक चरों के बीच उच्च स्तरीय सहसंबंध हो। अब यहाँ पर एक कंडीशन भी दे रहा है कि जिन दो चरों में हम किसी एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान लगा रहे हैं, उनके बीच उच्च स्तरीय सहसंबंध होना चाहिए। सहसंबंध के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ा रखा है, वहाँ पर आकर जाके सहसंबंध को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उच्च स्तरीय सहसंबंध होने पर यदि दो चरों के बीच उच्च स्तरीय सहसंबंध है और यदि किसी एक व्यक्ति के लिए किसी एक चर का मान ज्ञात हो, ठीक है, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए किसी एक चर, यहाँ पर कोई चर, एक चर का मान ज्ञात हो, तो दूसरे चर के बारे में अनुमान प्रतीप गमन द्वारा लगाया जाता है। यानी प्रतीप गमन विधि द्वारा अनुमान हम लगा सकते हैं और इसी अनुमान लगाने की प्रक्रिया को प्रतीप गमन विधि द्वारा हम इसको कहेंगे पूर्व कथन। समझ में आया ना, इसी को हम प्रतीप गमन कहते हैं। आइए प्रतीप गमन को हम जरा थोड़ा और डिटेल में समझें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो आंकड़े लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। किसी समूह में कुछ लोगों का या कुछ छात्रों का समूह होगा जिसमें दो परीक्षण किए गए, एक विज्ञान का, ठीक है, एक परीक्षण किया गया विज्ञान का और जिसे हम x से दिखा रहे हैं, और दूसरा उन्हीं छात्रों पर गणित का परीक्षण किया गया जिसको हम y चर के नाम से देख रहे हैं। तो विज्ञान जो है x चर है और y गणित का चर है। ठीक, अब उसमें हमने प्राप्तांकों को देख लिया है कि यदि कोई, हमने देखा उन समूह में कि जिन विद्यार्थियों ने विज्ञान में 22 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, उन विद्यार्थियों का गणित में औसत प्राप्तांक, एवरेज जो प्राप्तांक है वो 19.5 है। यानी हो सकता है कि 22 अंक उस समूह में कई विद्यार्थी पाए हों विज्ञान में। अब उन सभी विद्यार्थियों का अगर गणित में नंबर देखा गया, उन्हीं विद्यार्थियों का जिन्होंने विज्ञान में 22 नंबर पाया है, तो उसमें उनका औसत कितना आया, 19.5। इसी तरह जिन विद्यार्थियों ने 19 नंबर पाया था विज्ञान में, उनके गणित में प्राप्तांकों का औसत 16.3 है। यदि किसी विद्यार्थी ने, जिन विद्यार्थियों ने 16 नंबर विज्ञान में पाया था, उनके गणित का औसत प्राप्तांक 12.5 आया। जिन विद्यार्थियों ने विज्ञान में 13 नंबर पाया, गणित में उनका औसत प्राप्तांक 7 था, और जिनने विज्ञान में 10 नंबर पाया था, उनके गणित में औसत प्राप्तांक 4 था। बात समझ में आ रहा है? तो विज्ञान में प्राप्तांकों के आधार पर हम y यानी कि गणित के प्राप्तांकों का अनुमान लगा सकते हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी उस समूह में, जितने भी विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों ने 22 नंबर पाया है विज्ञान में, वह संभवतः 19.5 या 19 से 19.5 के आसपास उनका प्राप्तांक गणित में होगा। या जिन विद्यार्थियों ने 19 नंबर पाया है, उनका प्राप्तांक 16 या 17 के आसपास होगा गणित में नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि यही किसी विद्यार्थी का हमें अनुमान लगाना हो, जिस विद्यार्थी ने 21 नंबर विज्ञान में पाया है, वो विद्यार्थी गणित में कितना नंबर पाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इसके मान के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से अनुमान लगाएंगे? x के मान के आधार पर, x यानी गणित के, यानी x यानी कि विज्ञान के प्राप्तांकों के आधार पर y अर्थात गणित के प्राप्तांकों का अनुमान कैसे लगाएंगे, है ना। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से देखें कि अगर हमें गणित यानी गणित का प्राप्तांक पता हो और विज्ञान का अनुमान लगाना हो, यानी गणित को अगर y प्राप्तांक हमें प्राप्त हो, ज्ञात हो, और y के आधार पर x यानी विज्ञान का प्राप्तांक हमें ज्ञात करना हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? यही कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि जैसे कोई विद्यार्थी 22 नंबर गणित में पा रहा है, तो विज्ञान में उसका उन सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। जो विद्यार्थी गणित में 17 नंबर पा रहे हैं, विज्ञान में वो 18.4 औसत प्राप्तांक पा रहे हैं। जो विद्यार्थी गणित में 12 नंबर पा रहे हैं, उनका विज्ञान में औसत प्राप्तांक 16.5 है। और इसी प्रकार 7 का 12.5 और 2 गणित में 2 नंबर पाने वाले का विज्ञान में 10.8 औसत प्राप्तांक है।
ठीक है ना। तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो भी विद्यार्थी उस समूह में 17 नंबर पाएगा वह 18 नंबर के आसपास विज्ञान में पाएगा। ये हमारा पूर्वानुमान है इन आंकड़ों के आधार पर। लेकिन अब यही सवाल यह उठता है कि यहाँ पर यदि कोई विद्यार्थी, ये जो हम y के, अब इसमें क्या है, y के आधार पर x का अनुमान हम लगा रहे हैं, लेकिन पहली वाली कंडीशन में x के आधार पर y का अनुमान लगाया जा रहा था। तो किसी एक चर के ज्ञात होने पर दूसरे चर का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि पहला ही यहाँ पर ले लिया जाए कि 22 नंबर गणित में पाने वाले विद्यार्थी विज्ञान में 20 नंबर पा रहे हैं, कोई विद्यार्थी अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी यहाँ पे 20 नंबर गणित में पा गया या 19 नंबर गणित में पा गया, 19 नंबर गणित में पा गया y चर में, तो वह विज्ञान में कितना नंबर पाएगा? क्योंकि 19 नंबर का डाटा यहाँ पर हमारे पास कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, हम कौन सी विधि अपनाएंगे? तो ऐसी स्थिति में हम रेखा गणित का उपयोग करेंगे। रेखा गणित का उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए ज़रा हम पहले अपने हाई स्कूल में चलते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आपने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो हम समझते थे कि हमारे पास यदि कोई दो चर हैं, एक चर x है, दूसरा चर y है, तो इसके लिए हम एक समीकरण लिख सकते थे। मान लेते हैं कि 2x + y बराबर, हम क्या लिखते थे, 2x + y बराबर कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दो दूना यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए एक चर x हो गया और दूसरा चर y हो गया, ये हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। यदि हमें y का मान निकालना है, अगर x का मान ज्ञात है और y का मान निकालना है, तो हम क्या करते थे, y बराबर 5 - 2x, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हमें पता है, यानी एक चर की वैल्यू पता है, तो दूसरे चर की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते थे और उसके आधार पर हम एक चतुर्थांश में इसको हम दिखा सकते थे, ठीक है ना। चतुर्थांश में हम इसको क्या कर सकते थे, दिखा सकते थे, ठीक है। अगर ये आपको हाई स्कूल की चीज़ याद हो तो कुछ वैसा ही यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर, हमें x का वैल्यू पता है, यानी एक चर का मान पता है, मान लीजिए x का मान यदि 1 रखा जाता है यहाँ पर, तो y का मान क्या आ जाएगा, ज़रा आप बताइए, ठीक है। x का मान 1 रखा जाता है तो y का मान क्या आ जाएगा, 3। यानी कि एक हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो गया कि यदि x का मान 1 है तो y का मान 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसी समीकरण में, ये जो समीकरण हमारे पास है, इसी समीकरण में यदि x का मान 2 रख दिया जाए, x बराबर 2 रख दिया जाए, तो y बराबर क्या आएगा, ज़रा बताइए। x का मान यदि 2 रख दिया जाए तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है 2 और 1, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 सॉल्यूशन मिल गए, यानी कि हमें x का मान पहले 1 रखा, यानी x का मान पहले हमें पता था, उसके आधार पर y का मान हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरह हमने दूसरे में x का मान 2 रखा, यानी x का मान हमें पता था, फिर y का मान हमने 1 ज्ञात कर लिया। अब इस दोनों को निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम एक रेखा के रूप में निरूपित कर सकते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। कैसे करते थे हम, आपको याद होगा कि एक चतुर्थांश बनाते थे ऐसे, ठीक है, उसमें हम इन दोनों बिंदुओं को दिखा देते थे। जैसे हमारा पहला बिंदु 1 और 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ऐसे दिखाते थे। अब बताइए, पहले बिंदु अगर आपको दिखाना होगा तो क्या करेंगे, ये x एक्सिस पे 1 तो 1 जाएंगे, y एक्सिस पे 3, ये जो पॉइंट आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 और 3। दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, ज़रा बताइए, 2, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, 2 और 1 है, तो x एक्सिस पे 2 चलना है और y एक्सिस पे 1 चलना है, यानी ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 और 1। और इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। बात समझ में आया। तो हमने क्या किया, हमने इस समीकरण को, जो कि 2 चरों वाला समीकरण था, इस समीकरण के आधार पर एक ज्यामिति के द्वारा एक रेखा यहाँ पर खींच दी। और हम जानते हैं ये एक रैखिक समीकरण है,
एक रेखा को व्यक्त करने वाला समीकरण है, तो इस रेखा पर जितने भी बिंदु आएंगे वह सब के सब x और y के मान को देंगे। अर्थात इस रेखा पर आने वाला हर एक बिंदु x और y का मान देगा, जितने भी, अर्थात x के किसी भी मान के लिए हम y का मान इस रेखा की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ना। x के किसी, यानी कि यदि कोई विद्यार्थी यहाँ पर 1.5 नंबर पा रहा है तो वह निश्चित ही y चर में 2 नंबर पाया होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर कोई विद्यार्थी निश्चित x अक्ष यानी x चर में अगर 1.5 नंबर पा रहा है, यानी x चर में 1.5 नंबर पा रहा है, 1.5 नंबर यानी 1.5 नंबर पा रहा है, तो वह निश्चित ही y चर में 2 नंबर पाएगा। समझ में आ रहा है। यानी इस रेखा की सहायता से हम x के किसी भी मान के लिए y का जो मान है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़ आपने हाई स्कूल में पढ़ी थी। अर्थात यदि यहाँ पर जो दिए गए प्राप्तांक हैं हमारे, ये जो दोनों प्राप्तांक हैं, इन दोनों प्राप्तांकों को यदि एक रेखा के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, है ना, ज्यामिति के रूप में, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके एक रेखा के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, तो हम किसी भी एक मान के आधार पर, किसी भी एक चर के मान के आधार पर उससे संबंधित दूसरे चर का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात x चर के किसी भी मान के आधार पर y चर का मान ज्ञात कर सकते हैं, या y चर के किसी भी मान के आधार पर x चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आइए अब हम इन दिए गए 2 डेटा के आधार पर इनका ज्यामितीय निरूपण करके और समझें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। आइए अब हम समझते हैं। अब आइए इसको x चर के आधार पर हम यदि y चर का ज्यामितीय निरूपण करें तो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर एक चतुर्थांश खींचना पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, और जब हम इसको, ये हमारा x एक्सिस हो जाता है और ये y एक्सिस हो जाता है। x एक्सिस और y एक्सिस के आधार पर इन दिए गए वैल्यूज़ के आधार पे अगर हम एक लाइन खींचें तो ये एक एवरेज लाइन प्राप्त होती है, यानी एक औसत रेखा प्राप्त होती है, जो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी। ठीक है, पहले दिए गए डाटा के आधार पर, ये जो आंकड़ा हमें दिया है इसके आधार पे कुछ इस तरीके से रेखा प्राप्त होगी। ठीक, इसी तरह से, और ये जो है x चर के आधार पर y चर का हमने y चर की हमने ये रेखा बनाई है। ठीक है, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? इस रेखा को बोलेंगे y चर की, यानी y का प्रतीप गमन रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतीप गमन रेखा। y का प्रतीप गमन रेखा या y की प्रतीप गमन रेखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि x के आधार पर y का अनुमान हमने इस रेखा द्वारा लगाया है। अब इस रेखा पे जो जो बिंदु आएगा वो सारा का सारा x और y के मान को प्रदर्शित करेगा। उसी तरह से यदि दूसरे के लिए हम इसी प्रकार का ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण प्रस्तुत करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, y और x। अब इसमें क्या करना है? y के मान के आधार पर x के मान का अनुमान लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या खींचना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी और वो रेखा कुछ इस तरीके से प्राप्त होगी। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से रेखा प्राप्त होगी। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये जो है चूँकि y चर के आधार पर x चर का अनुमान लगाया जा रहा है तो ये x की प्रतीप गमन रेखा कहलाएगी। x की प्रतीप गमन रेखा। समझ में आ रहा है? और इस पर आने वाले सभी बिंदु है ना y के सापेक्ष x का अनुमान बताएंगे। ठीक है, यदि इन दोनों को, अब इसके यहाँ पर ये जो रेखा बन रही है इसको हम प्रतीप गमन रेखा या रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ठीक है, रिग्रेशन लाइन कहते हैं ज्यामितीय निरूपण करने पर। यदि इन दोनों को एक ही ग्राफ में एक साथ बनाया जाए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। इसको थोड़ा सा है ना, यदि दोनों ही ग्राफ को एक ही
दोनों अलग ग्राफ को एक ग्राफ पे हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा, और ये किसी एक बिंदु पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु के बीच का जो कोण होता है ये इन दोनों चरों के बीच के सहसंबंध की मात्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये जो कोण होता है यहाँ पर इन दोनों के बीच का, ये दोनों चरों x और y चरों के बीच के सहसंबंध को प्रदर्शित करेगा। जितना दोनों चरों के बीच जितना सहसंबंध अधिक होगा, इस कोण का मान उतना ही कम होता जाएगा। और यदि सहसंबंध का मान अगर पूर्ण सहसंबंध हो जाता है तो x और y दोनों ही रिग्रेशन लाइन जो हैं, जो प्रतिपगमन रेखाएं हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। समझ में आया? क्योंकि इनके बीच का जो कोण है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से, और जिस बिंदु पर ये काट रहे हैं वो बिंदु x और y का मध्यमान होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने समझा कि यदि x और y है ना, दो चरों के बीच जब उच्च सहसंबंध होता है तो हम उनके बीच किसी एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, x और y की प्रतीपगमन रेखाओं के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रतीपगमन रेखा, और ये क्या है, x, ये y की प्रतीपगमन रेखा है, और ये क्या है, x की प्रतीपगमन रेखा है ये, ठीक है। तो ये इन दोनों रेखाओं को जब एक ही ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो ये जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु इन दोनों चरों का मध्यमान होता है, और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, सहसंबंध को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। इनके बीच का कोण जितना अधिक होता जाएगा, सहसंबंध उतना ही कम होता जाएगा, और कोण का मान जितना ही, ये जो बीच का कोण है, जितना इस कोण का मान कम होता जाएगा, सहसंबंध उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम किसी चर के संबंध में पूर्वानुमान उतना ही सटीक लगा पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम प्रत्येक बार हमें जब किसी एक चर के संबंध में दूसरे चर का मान अनुमान लगाना होगा तो हम इन प्रतीपगमन रेखाओं को खींचेंगे, बार बार हमें ये करना पड़ेगा। तो यदि हमें बार बार प्रतीपगमन रेखाओं को खींचना पड़े तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है, और कैलकुलेशन हमारी और भी जटिल हो जाएगी, समय अधिक खर्च होगा। तो हमने अभी जैसे कि शुरू के कॉन्सेप्ट में समझा कि किसी रेखा को उस रेखा के समीकरण के रूप में ज़रूर बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने x और y की प्रतीपगमन रेखाओं को खींचा है, क्या इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में नहीं बदल सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। x और y की इन प्रतीपगमन रेखाओं को हम रैखिक समीकरणों के रूप में बदल सकते हैं, और उन रैखिक समीकरणों के अनुसार एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है, जैसे कि हमने शुरुआती कॉन्सेप्ट में समझा था, ठीक है ना। तो हमें किसी कैलकुलेशन में प्रतीपगमन रेखाओं को खींचने की ज़रूरत नहीं है। किसी चर के संबंध में जब हम पूर्व कथन करते हैं तो प्रतीपगमन रेखाओं को खींचने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर समझा है। तो आवश्यकता किस चीज़ की होती है? तो प्रतीपगमन समीकरणों की आवश्यकता होती है। प्रतीपगमन समीकरण कैसे बनते हैं? तो इन्हीं x और y की प्रतीपगमन रेखाओं के जो समीकरण रैखिक समीकरण होते हैं, उन्हीं रैखिक समीकरणों को प्रतीपगमन समीकरण कहा जाता है। और आइए देखते हैं कि वो समीकरण कौन से हैं, ठीक है। तो प्रतीपगमन समीकरण जो है, जिनको हम समाश्रय समीकरण भी कहते हैं, वो इन्हीं प्रतीपगमन रेखाओं के समीकरण होते हैं, और वह कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि हम y का अनुमान लगा रहे हैं x चर के आधार पर, यानी x चर के आधार पर y का अनुमान लगा रहे हैं, तो इसे y का प्रतीपगमन समीकरण कहेंगे,
ठीक है। और कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो y के ऊपर ऐसे बार हम खींच देते हैं तो ये y का प्रतीपगमन समीकरण कहलाएगा और ये बताएगा कि x के किसी एक मान के लिए y का जो y चर का जो अनुमानित मान होगा वो क्या होगा। या इसी को हम y के ऊपर कैप से भी ऐसे कैप लगा देते हैं तो भी हम इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है, समझ में बात आ गई। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से हम y चर के आधार पर x का भी अनुमान लगा सकते हैं तो उसे हम x का प्रतीपगमन समीकरण कहेंगे। पहले हम y के प्रतीपगमन समीकरण में जो पद यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये चीज़ r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ये जो है इसको हम y के लिए प्रतीपगमन गुणांक या b कोफिशिएंट कहते हैं, जिसको हम by से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये y के लिए प्रतीपगमन गुणांक है, ठीक है, y के लिए प्रतीपगमन गुणांक है। इसलिए देखिए इसमें जो हमने सिग्मा y अपॉन सिग्मा x लिखा है, इसमें सिग्मा y ऊपर है तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये y के लिए प्रतीपगमन गुणांक है। उसके बाद अन्य पद जो इसमें आ रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। ये y बार जो है y चर का पूर्व कथित मान है, ठीक है। चूँकि हम इस समीकरण द्वारा x के किसी दिए गए मान से y का अनुमान लगाएंगे, इसीलिए y बार को हम y का पूर्व कथित मान कहेंगे। my यहाँ पर क्या है, y चर का मध्यमान है। my जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो y चर का मध्यमान है। mx क्या है, mx x चर का मध्यमान है। r क्या है, जो r लिखा हुआ है वह सहसंबंध है x और y के मध्य, x और y के मध्य रेखीय सहसंबंध गुणांक का मान r है। सिग्मा x क्या है, x चर के लिए मानक विचलन। सिग्मा y क्या है, y चर के लिए मानक विचलन। और x क्या है, x चर का दिया गया मान, अर्थात जो x का मान दिया गया है, माने कि जिस x के मान के आधार पर y का मान ज्ञात करना है वो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से y चर के आधार पर x चर का प्रतीपगमन समीकरण भी हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और x के प्रतीपगमन समीकरण द्वारा x का पूर्व कथन किया जा सकता है। तो उसका समीकरण कुछ इस प्रकार से है, x बार इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आर सिग्मा x अपॉन सिग्मा y और ब्रैकेट में y माइनस एम वाई। ठीक उसी तरह का समीकरण है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, ठीक है ना। जहाँ पर वहाँ एम वाई था वहाँ पर एम एक्स कर दिया गया है, जहाँ सिग्मा x था वहाँ सिग्मा y कर दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। अब इसमें ये क्या है, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ये क्या है, x के लिए प्रतीपगमन गुणांक है। चूँकि x के लिए प्रतीपगमन गुणांक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए अंतर क्या है, ऊपर सिग्मा x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये x के लिए प्रतीपगमन गुणांक है। यहाँ पर सिग्मा y लिखा हुआ था, इसलिए ये y का प्रतीपगमन गुणांक कहलाएगा, ठीक है ना। या b कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये दो समीकरण हो गए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी एक चर के आधार पर दूसरे चर के मान को ज्ञात करने के लिए हमें प्रतीपगमन समीकरणों की आवश्यकता होती है ना। और प्रत्येक चर के लिए, प्रत्येक चर के अनुमान को लगाने के लिए अलग प्रतीपगमन समीकरण होता है। चूँकि यहाँ पर हम दो चरों के बीच पूर्वकथन कर रहे हैं तो हमारे पास दो प्रतीपगमन समीकरण भी होंगे, ठीक है। यदि y चर का पूर्व कथन करना है तो y का प्रतीपगमन समीकरण हमें चाहिए, यदि x चर का पूर्व कथन करना है तो x चर का प्रतीपगमन समीकरण हमें चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर दो समीकरणों की बात की। एक कंडीशन ये भी है कि जितना ज़्यादा x और y दोनों चरों में सहसंबंध होगा, हमारा जो पूर्व कथन है या पूर्वानुमान है या प्रिडिक्शन है वो उतना ही एक्यूरेसी उसमें होगी, उतना ही वो सटीक अनुमान होगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर जो हमारे x के प्रतीपगमन समीकरण में जो चर यहाँ पर दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो यहाँ पर पद जो भी टर्म्स प्रयोग की गई हैं, x बार का मान, x का पूर्व कथित मान, mx मतलब कि x का मध्यमान, my का मतलब y चर का मध्यमान, r का मतलब x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक, सिग्मा x का मतलब x चर के लिए मानक विचलन, सिग्मा y का मतलब y के लिए मानक विचलन और y का मान y इक्वल टू y चर का दिया गया मान, ठीक है। तो ये आपको प्रतीपगमन समीकरण समझ में आए होंगे और ये समीकरण क्या होते हैं, इनको लिखा कैसे जाता है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
समझ में आ गया ना। और ये जो दोनों समीकरण हैं हमने पीछे अभी जो रिग्रेशन लाइन या प्रतिगमन रेखाएं खींची थी x के लिए और y के लिए, ये उन्हीं रेखाओं का एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की चीज़ों को। प्रतिगमन गुणांकों के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि प्रतिगमन गुणांकों को मूल प्राप्तांकों से हम सीधे ही ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास सिग्मा x और सिग्मा y अर्थात x और y का मानक विचलन न ज्ञात हो, फिर भी हम मूल प्राप्तांकों से ही सीधे प्रतिगमन गुणांकों को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जो r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x या r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y दिया हुआ था उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। प्रतिगमन गुणांक हमारा यही था, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ये है ना, जिसको हम बी वाई से प्रदर्शित कर रहे थे, बी कोफिशिएंट। तो उसके लिए हम डायरेक्ट ये जो सूत्र है वो प्रयोग कर सकते हैं प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सीधे ही वहाँ पर रख देंगे मान इससे प्राप्त वैल्यू को, तो हमारा अनुमान जो हम पूर्व कथन जो कर रहे हैं वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं मूल प्राप्तांकों से ही। हमें मानक विचलन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो इन समीकरणों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग हम कर सकते हैं। हम कुछ चीज़ों का और यहाँ पर जान लेते हैं कि प्रतिगमन गुणांक जो होता है, ये प्रतिगमन गुणांकों की कुछ विशेषताएं कि प्रतिगमन गुणांक एक चर के घटने या बढ़ने पर दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभाव को जो है अनुपात में बताता है। प्रतिगमन गुणांक करता क्या है? एक चर के घटने या बढ़ने पर जो दूसरे चर पर प्रभाव पड़ रहा है उसको अनुपात के रूप में बताता है। ठीक है। दूसरी चीज़, x और y के जो मानों के लिए भिन्न भिन्न समीकरण उपयोग किए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको पीछे बताया। x और y के मान के लिए अनुमान जो हम लगाते हैं x और y का, उसके लिए दो अलग अलग समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी चीज़, जो तीसरी चीज़ बताई गई है कि दोनों चरों में पूर्ण सहसंबंध होने पर, या पूर्ण सहसंबंध कब होता है? जब सहसंबंध का मान 1 हो जाए। ठीक है, -1 या +1 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरण एक समान हो जाते हैं, क्योंकि रिग्रेशन लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं, उनके बीच का कोण 0 हो जाता है, जिसकी वजह से प्रतिगमन समीकरण बिल्कुल एक समान हो जाते हैं। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में जो x का मान होगा वही y का मान होगा। तो ये एक आइडियल कंडीशन होती है। ऐसा सामाजिक या शैक्षिक चरों में बहुत कमी देखने को मिलता है। ठीक है। दो चरों के बीच सहसंबंध अधिक होने पर पूर्वकथन सटीक होने की संभावना अधिक होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको चर्चा में बताया कि जितना अधिक सहसंबंध होगा दोनों चरों के बीच, उतना ही सटीक अनुमान हम एक चर के आधार पर दूसरे चर का लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल को भी हल कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि प्रतिगमन के लिए, यानी किसी एक चर के दूसरे चर, एक चर के आधार पर दूसरे चर का प्रतिगमन करने के लिए, पूर्व कथन करने के लिए, चरों के बीच का जो रेखीय संबंध जो है वो रेखीय होना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ कि यह सहसंबंध की सभी मान्यताओं की पूर्ति होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। तो सहसंबंध की मान्यताएं क्या है, ये सहसंबंध वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, वहाँ पे जाके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आइए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान लगाया जा सकता है। आप उदाहरण आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन कक्षा 10 के एक प्रतिदर्श के लिए, यानी एक सैंपल के लिए, हिंदी और हिंदी भाषा परीक्षणों पर प्राप्त अंकों के मध्य सहसंबंध गुणांक का मान 0.72 था। यानी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तो विज्ञान का मान है और दूसरा हिंदी लैंग्वेज का मान है। ठीक है ना। एक विज्ञान हमारे पास वेरिएबल है, दूसरा हिंदी भाषा है। इन दोनों चरों के बीच जो सहसंबंध गुणांक का मान था वो कितना था? 0.72 था। विज्ञान प्राप्तांकों के लिए मध्यमान और मानक विचलन, विज्ञान के प्राप्तांकों के लिए आप देख सकते हैं मध्यमान और मानक विचलन 67 और 12 था, यानी 67 और 12 था। जबकि हिंदी भाषा के प्राप्तांकों के लिए मध्यमान 55 और मानक विचलन 10 था। अब हमें यहाँ प्रतिगमन समीकरण विकसित करके निम्नलिखित का अनुमान लगाना है। ठीक है, हमें प्रतिगमन समीकरण दोनों ही चरों के लिए विकसित करना है और हमें निम्नलिखित इन दो का अनुमान लगाना है। ठीक है ना।
तो विज्ञान में 60 अंक पाने वाले विद्यार्थी का हिंदी में संभावित अंक कितना होगा। और दूसरा मान निकालना है कि हिंदी में 78 अंक पाने वाले विद्यार्थी का विज्ञान में संभावित अंक कितना होगा। तो इन दोनों ही सवालों को हल करने के लिए पहले हमें प्रतीपगमन समीकरण को विकसित करना होगा दिए गए मानक विचलन, मध्यमान और सहसंबंध गुणांक के आधार पर। तो आइए पहले हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि विज्ञान और हिंदी भाषा में कौन सा चर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विज्ञान के प्राप्तांकों को x चर से व्यक्त किया है। आप किसी को किसी से व्यक्त कर सकते हैं, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। आप हिंदी को भी x चर से व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर विज्ञान के प्राप्तांकों को x चर से व्यक्त किया है और हिंदी के प्राप्तांकों को y चर से व्यक्त किया है। ठीक है, यदि यह मान लिया जाए तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक सारणी में लिख दिया है सारे मानों को। विज्ञान का प्राप्तांक हमने x माना है, हिंदी का प्राप्तांक हमने y माना है। तो मध्यमान mx कितना हो जाएगा, 67 दिया हुआ है, और my जो है वो 55 दिया हुआ है हिंदी का प्राप्तांक। मानक विचलन कितना है, सिग्मा x जो है वो 12 दिया हुआ है विज्ञान का, सिग्मा y जो दिया हुआ है वो हिंदी का 10 दिया हुआ है, और दोनों के बीच सहसंबंध गुणांक r का मान जो है 7.2 दिया हुआ है। इसको हमने सारणी में लिख दिया है ताकि हमें समझने में आसानी रहे। आइए हम अब इन दोनों ही चरों के लिए प्रतीपगमन समीकरण विकसित करते हैं। तो x के दिए गए मान से y के पूर्व कथन के लिए यहाँ पर प्रतीपगमन समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा x के दिए गए मान के आधार पर y का जो है वो पूर्व कथन करने के लिए समीकरण कुछ ये होगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब इसमें हम सभी मानों को रखते हैं। चूँकि y के लिए y का पूर्व कथन करना है, y बार का मान निकालना है, तो इसमें my का मान रखेंगे। दिए गए जो भी मान है यहाँ पर सारणी के अनुसार रखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समीकरण रख दिया y बार। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे एक हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होगा जिसे y के पूर्व कथन के लिए प्रतीपगमन समीकरण कहेंगे। तो देखिए हमने my का मान चूँकि रखना है, तो my का मान 55 हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, r का मान 7.2 रख दिया गया है यहाँ पर, और सिग्मा y का मान 10 दिया हुआ है, सिग्मा x का मान 12 दिया हुआ है। x का मान अभी जो रखना है, x का मान अर्थात विज्ञान का प्राप्तांक यहाँ पर रखेंगे तो हम y का पूर्व कथन कर सकते हैं। y का किसी, अब चूँकि अभी प्रतीपगमन समीकरण हम विकसित कर रहे हैं तो पहले समीकरण विकसित कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अनुमान लगाएंगे। तो mx यहाँ पे my का मान रख दिया है। mx का मान कितना है, तो mx का मान हम देख रहे हैं 67 है। इस समीकरण में रखेंगे और अगर सॉल्व करते हैं तो आपके सामने यह समीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये समीकरण जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, y बार इक्वल टू 14.8 प्लस 0.60x, ये हमारा y के पूर्व कथन के लिए प्रतीपगमन समीकरण हो गया। इसी तरह से x के पूर्व कथन के लिए प्रतीपगमन समीकरण विकसित करेंगे। तो उसके लिए ठीक है, तो उसके लिए जो समीकरण होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं y के दिए गए मान से x के पूर्व कथन के लिए प्रतीपगमन समीकरण ये हो जाएगा, जो कि पीछे अभी हमने पढ़ा था। x बार इक्वल टू mx प्लस r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y ब्रैकेट में y माइनस my। अब इसमें आप मान रख दीजिए। हम देख रहे हैं कि mx का मान कितना दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है mx का मान, प्लस सहसंबंध का मान जो है r का मान 0.72 दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा x का मान 12/10, y माइनस 55, my का मान कितना हुआ 55। सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये जो है प्रतीपगमन समीकरण x के लिए आ जाएगा 19.48 प्लस 0.864y। अब इन दोनों ही समीकरणों के आधार पर हम किसी भी एक चर के से दूसरे चर का अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारा ये जो समीकरण नंबर 1 है और यहाँ पर समीकरण नंबर जो 2 है, समीकरण 1 के द्वारा हम किसका मान लगा सकते हैं, तो x चर के मान से y चर का पूर्व कथन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये y का प्रतीपगमन समीकरण हो गया।
और यहाँ समीकरण नंबर 2 में y के दिए गए किसी मान से x का पूर्व कथन हम कर सकते हैं। तो ये x का प्रतीपगमन समीकरण हो गया। समीकरण नंबर 2 x का प्रतीपगमन समीकरण है और समीकरण नंबर 1 y का प्रतीपगमन समीकरण है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो दोनों समीकरणों को हमने डेवलप कर लिया है। अब इसमें हम कोई भी मान रखेंगे x और y का, तो उसके आधार पर हम अनुमानित मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे होगा, हमारा सवाल यहाँ पर है पहला कि विज्ञान में 60 अंक पाने वाले विद्यार्थी के हिंदी में संभावित अंक। तो विज्ञान को हमने x माना था, ठीक है, विज्ञान को हमने x माना था। तो x में 60 नंबर पाने वाला, यानी विज्ञान में 60 नंबर पाने वाला विद्यार्थी y में कितना नंबर पाएगा, अर्थात हिंदी में संभावित अंक कितना पाएगा, इसका अनुमान हम y के प्रतीपगमन समीकरण द्वारा ज्ञात करेंगे। तो y का प्रतीपगमन समीकरण ये हमने अभी अभी जो है डेवलप किया है, विकसित किया है। तो इसमें x का मान 60 रखिए, ठीक है, x का मान जैसे ही हम 60 रखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, 14.8 प्लस 0.60 गुणे 60, x का मान देखिए हमने यहाँ पर 60 रख दिया है। और जैसे ही 60 रहेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 50.8। कितना आएगा, 50.8। यानी कि जो विद्यार्थी विज्ञान में 60 नंबर पा रहा है वह हिंदी में लगभग 51 नंबर के आसपास, चूँकि 50.8 है, 51 के आसपास ही है, तो लगभग 51 नंबर होने की संभावना है। समझ में आ गया ना। तो ये हमने देखा, हमने यहाँ पर x के मान के आधार पर y का अनुमान लगा लिया, अर्थात विज्ञान के प्राप्तांकों के आधार पर हिंदी भाषा के संभावित अंक का अनुमान यहाँ पर y के प्रतीपगमन समीकरण द्वारा ज्ञात कर लिया है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा सवाल था कि हिंदी में 78 अंक पाने वाले विद्यार्थी का विज्ञान में संभावित अंक निकालना है, अर्थात हमें यहाँ पर y चर का मान दिया हुआ है, x का अनुमान लगाना है। तो इसके लिए हमें x का प्रतीपगमन समीकरण चाहिए, जो हमने पिछली स्लाइड में डेवलप किया था। ठीक है, यानी y का मान 78 दिया हुआ है, x का अनुमान लगाना है। ठीक है, तो हमारा प्रतीपगमन समीकरण ये था, x = 19.48 प्लस 0.864y, x का प्रतीपगमन समीकरण है। अब इसमें y का मान रखिए, जैसे ही y का मान हम 78 रखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। देखिए ये जो y है इसका मान हमने यहाँ पर 78 रख दिया है। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, तो हमें x का जो मान है वो 86.872 प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब 86.872 यानी कि ये 87 के आसपास है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी हिंदी में 78 अंक पा रहा है वह जो विद्यार्थी y में, अर्थात y हमारा हिंदी है, हिंदी में जो विद्यार्थी 78 नंबर पा रहा है वह संभवतः विज्ञान में 87 नंबर पाएगा। ये हिंदी लिख गया है, यहाँ पर विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान में कितना नंबर पाएगा, 87 नंबर लगभग पाने की या होने की संभावना है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने इस सवाल में, इस प्रश्न में प्रतीपगमन समीकरण को विकसित किया, दिए गए मध्यमान, मानक विचलन और सहसंबंध के आधार पर। उसके बाद से किसी एक चर के दिए गए मान के आधार पर दूसरे चर का अनुमान प्रतीपगमन समीकरणों द्वारा ज्ञात किया। आशा है आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा, और यदि आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम कुछ एक चीज़ को सीखते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट, जो कि ये जो है 2022 में ये प्रश्न जो है पूछा गया था, पूर्व कथन में प्रतीपगमन प्रभाव या रिग्रेशन इफेक्ट इन प्रिडिकेशन। रिग्रेशन इफेक्ट क्या होता है, रिग्रेशन प्रभाव क्या होता है, इसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये 2022 के पेपर में पूछा था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको शामिल किया है। ठीक है, प्रतीपगमन प्रभाव क्या है। प्रतीपगमन प्रभाव को हम एक लाइन में ये कह सकते हैं, रिग्रेशन टुवर्ड्स मीन, है ना, मध्यमान की ओर प्रतीपगमन जो है वही रिग्रेशन प्रभाव कहलाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जो रिग्रेशन है, इस शब्द का प्रयोग हम जानते हैं कि फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में, उसको हम कहेंगे पीछे खींचना, टू पुल बैक। ठीक है ना, अर्थात जो एक चर का मान है
उसको आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर खींचना। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है उसको हम देख लेते हैं कि दो चरों के बीच उच्च सहसंबंध होने पर भी किसी एक चर के आधार पर दूसरे चर के पूर्व कथन में यह देखा जाता है कि पूर्व कथित चर का मान बढ़ने के स्थान पर कम होने लगता है, अर्थात यह मध्यमान की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक, पूर्व कथित चर के मध्यमान की ओर आने की या जाने की इसी प्रवृत्ति को प्रतीपगमन प्रभाव कहते हैं। समझ में बात आ गया। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे पास दो चर हैं, एक चर x है और दूसरे चर y है। इन दोनों के बीच उच्च सहसंबंध है, बहुत अधिक सहसंबंध है। फिर भी जब उच्च सहसंबंध है तो x का मान बढ़ने के पर y का मान भी उसी के अनुसार बढ़ना चाहिए। लेकिन जो फ्रांसिस गाल्टन है, उन्होंने अपने शोध में, अपने रिसर्च के दौरान ये पाया कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध बहुत अधिक है, फिर भी किसी एक चर के मान के बढ़ने पर दूसरे चर का मान बढ़ने के बजाय घटता है और किसकी ओर आता है? मध्यमान की ओर प्रवृत्त होता है, मध्यमान की ओर आता है। ठीक है, सहसंबंध उच्च होने के बावजूद दूसरे जिस चर का अनुमान हम लगा रहे हैं वह चर बढ़ने की बजाय क्या होता है? बल्कि पीछे की ओर अर्थात मध्यमान की ओर आता है। इसे ही हम प्रतीपगमन प्रभाव कहते हैं। उन्होंने इसका पता कैसे लगाया? फ्रांसिस गाल्टन ने, उन्होंने इसका पता लंबे माता पिता के, है ना, लंबे माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनकी लंबाई पर किए गए अध्ययन में इसको पाया था। उन्होंने ये देखा कि जो माता पिता लंबे हैं, है ना, जो माता पिता क्या हैं? बहुत लंबे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे भी लंबे होने चाहिए, है ना, क्योंकि उन्हीं से उनका जन्म हुआ है। ठीक है ना। तो उनकी माता पिता की लंबाई में माता पिता और उनके बच्चों की जो लंबाई है, माता पिता और उनकी बच्चों की जो लंबाई है, यहाँ पर उनके बीच एक उच्च सहसंबंध पाया जाता है। फिर भी उन्होंने अपनी रिसर्च में ये देखा कि जो माता पिता बहुत अधिक लंबे हैं, है ना, जो माता पिता बहुत अधिक लंबे हैं, उनके बच्चे उनकी लंबाई से कुछ कम ही लंबे हैं। ठीक है, उन माता पिता की लंबाइयों से कुछ कम ही लंबे हैं, बल्कि उनसे अधिक नहीं, बल्कि कुछ कम क्यों है? जबकि इनकी लंबाइयों के बीच जो संबंध है वो तो उच्च है। फिर भी लंबे माता पिता के बच्चों की लंबाई थोड़ी कम क्यों आ रही है? क्योंकि ये मध्यमान की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, यानी मध्यमान तो पीछे की ओर होगा, है ना। यदि सहसंबंध उच्च है तो उसका स्थान यहाँ होगा और मध्यमान तो कहीं बीच में होता है, अर्थात इसे पीछे आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी परिस्थिति को प्रतीपगमन प्रभाव कहा गया, जो कि फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी रिसर्च में पाया लंबे माता पिता के बच्चों की लंबाई के अध्ययन में। ठीक है, आशा है आपको ये प्रतीपगमन प्रभाव समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो हमने अपनी आज की इस वीडियो में प्रतीपगमन का कॉन्सेप्ट और प्रतीपगमन समीकरणों के आधार पर किसी चर का पूर्व कथन अर्थात पूर्वानुमान लगाने की विधि और उसके समीकरण को समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, साथ ही साथ उस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया और हमने प्रतीपगमन प्रभाव समझा पूर्व कथन की प्रक्रिया में। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। आपके सेमेस्टर में आपके जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करेगा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से आपसे कहता हूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और अपने सेमेस्टर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।